ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें एंड माय मिस्टीरियस वाइफ का किसी बाई स्टोरी का एक्स्ट्रा एपिसोड चीटू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लाइन डिस्क्रिप्शन में है। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका खाना खिलाने के बाद अपने दोस्तों को कॉलेज वापस ले आती है और वही तभी उसे पूर्ण स्टूडेंट मदद के लिए कॉल करता है। अब आगे, अनामिका ने अपने को कॉल कट किया तभी विक्रम ने उसे फोन किया। मैम, दीपक के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम बहुत ही लंबे वक्त से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं फ्रांस स्टाइल आर्किटेक्चर वाले घरों को जो कई सालों पहले बना हो। हमने बहुत सारे कंपैरिजन और चेक किया तो उसके बाद हमने कुछ 39 घरों को शॉर्ट लिस्ट किया है। क्या हम उन सबके घर जाकर उनके हेयर सैंपल्स कलेक्ट करें वेदिका और दीपक के डीएनए से मिलवाने के लिए? तुम्हें क्या लगता है, अगर उन 39 घरों में से सचमुच वेदिका की कोई बायोलॉजिकल फैमिली हुई तो क्या वह अपने घर वापस लौट पाएगी? वेदिका के स्टेटस के हिसाब से क्या वह अपने ओरिजिनल घर लौट सकती है? शायद उसे घर के सामने कदम रखने की भी इजाजत न दी जाए। और अगर उसकी बॉस की तरह अपने असली फैमिली से मिलने के बाद उसे एक घटिया बदतमीज बहन मिल गई तो वह क्या करेगी? अनामिका बहुत अच्छे से जानती थी कि विक्रम क्या सोच रहा है। ये सब हमारे सोचने की बात नहीं है, अनामिका ने शांति से एनालाइज करते हुए कहा। हम वेदिका की मदद कर रहे हैं उनकी बायोलॉजिकल फैमिली को ढूंढने में, और उनके घर लौटने के बाद क्या होगा ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। वह अपने घर जाती है या नहीं जाती है ये वेदिका पर निर्भर करता है। ओके बॉस, एक बार मेरे पास रिजल्ट मिल जाए तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ऑलराइट, तुम्हें बहुत सारे कॉल आते हैं किरो, जब तक और तुम्हारे कॉल खत्म होंगे तब तक तो मेरी रिपोर्ट खत्म हो जाएगी, विक्रांत दादाजी ने हंसते हुए कहा और स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए बोले, देखो ये टॉक्सिन रीजनरेट हो रहा है। मैं जानता था, मॉर्निंग एक्सपेरिमेंट में देखा था मैंने कि टॉक्सिन पूरी तरह से इस एंड्रॉइड से खत्म हो गए हैं, लेकिन ये रीजनरेट कैसे हो सकते हैं? जैसा कि तुमने सजेशन दिया, इस एंटीडोट में ऐसा कुछ है जो स्टॉकिंग को पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहा है बल्कि प्रोवोक कर रहा है। यह एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है। मुझे अचानक से एक ओल्ड मेडिसिन टेक्स्ट बुक याद आई जो आपने मुझे बचपन में पढ़ने के लिए दी थी। उसमें एक ऐसे इंग्रेडिएंट का नाम था जो बहुत सारे टॉक्सिन के ग्रोथ को रोक सकता है। ऑफ कोर्स, मैं इस बारे में कैसे भूल सकता हूँ, विक्रांत दादाजी ने खुश होते हुए कहा। लगता है तुम्हें बचपन में जो मैं नोट्स बनाने के लिए देता था आज वह काम आ रहा है, अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ कहा। नोटिस लिखने के अलावा मुझे और भी कुछ चीजें याद है। वापस इस बारे में नहीं बात करते हैं। विक्रांत जी को डर था कि अनामिका पास में उनकी की गई हरकतों को सामने लेने आएगी। जब तुम छोटी थी तो तुम बहुत ही क्यूट थी और मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती थी, मगर मैं तुम्हें हमेशा मजे करने नहीं दे सकता था। मुझे तुम्हें सिखाने के लिए सख्त होना पड़ता था, वरना तुम्हें इम्प्रूव कैसे होती? ये कहकर विक्रांत दादाजी अजीब तरीके से हंसने लगे। तो अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, थोड़ा सा सख्त होते थे आप। विक्रांत जी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे दूसरे दादाजी जैसा नहीं था। मैं कभी तुम्हें फिजिकल पनिशमेंट नहीं देता था। सबसे बुरा, मैं तुम्हें मेडिकल टैक्स कॉपी करने के लिए कहता था और उन्हें ऊपर से नीचे तक वापस लिखने के लिए कहता था। ये सुनकर अनामिका ने इंटरेस्ट से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, और कुछ नहीं? नहीं, बस इतना ही। पास्ट की बातें कोई नहीं छोड़ देते हैं, इस वक्त तुम्हारी फ्रेंड वेदिका की तबीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्रांत जी की आवाज से वह थोड़ा गिल्टी फील कर रहे थे। उन्होंने मुड़कर अपना काम शुरू कर दिया तो अनामिका हंसते हुए बोली, दादाजी आप लोग जो बचपन में मुझे सजा देते थे या फिर सख्त ट्रेनिंग देते थे, उससे ज्यादा मुझे वह काइंडनेस याद है जो आपने और बाकी दादाजी ने मुझे दिखाई थी। नहीं, नहीं, हैरानी में विक्रांत जी के हाथों से टूल्स गिर गया और उन्होंने जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे साथ सख्त बिहेव करता था उन वक्त को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन वक्त को याद करना जब मैं तुम्हारे लिए कायद था। उनकी यह बात सुनकर अनामिका ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रुकी और कहा, मुझे आपसे कोई गुस्सा वगैरह नहीं है। यह अच्छी बात है, तुमने अभी अभी मुझे डरा ही दिया था। तुम बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थी और हम हमेशा यही उम्मीद करते थे कि तुम जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ और हमें तुम्हारी बहुत ही चिंता थी। आज जब तुम सक्सेसफुल हो गई हो तो तुम्हारे ऊपर उतनी ही ज्यादा मुसीबतें आ रही है। लोग तुमसे जलने लगे हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विक्रांत जी अपने आप को चिंता करने से रोक नहीं पा रहे थे। अनामिका जानती थी कि वह डूम वाले इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए उसने कहा, चिंता मत कीजिए दादाजी, यह सब जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम अब बड़ी हो गई हो और तुम अपने पैसे खुद ले सकती हो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें मना नहीं सकता, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करूंगा। इतना कहकर वह मुड़ गए और अपना काम करने लगे तो वहीं उन्हें देखते हुए अनामिका को बहुत सारी इमोशन फील हो रहे थे। अगर उसके ये सारे दादाजी नहीं होते उसे सीखने और गाइड करने के लिए तो वह बस एक मामूली से लड़की होती। मुझे अब आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, अनामिका ने मुस्कुराकर कहा और उसकी आंखें कॉन्फिडेंस से चमक रही थी। अब मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। विक्रांत जी ने अपना कर घुमाया, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह अनामिका को इतना ज्यादा मैच्योर देखकर बहुत ही हैरान और खुश थे। उन्होंने अपनी आंखों के कोनों को पोंछा और अपना काम करने लगे।
पता लगाओ कि हमें यह इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेगा। अगर अगर कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। अनामिका ऑलरेडी अपने फोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। विक्रांत दादाजी ने अपने आंसू पोंछे और अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने लगे। और वही रात को लगभग 12 बजे ओबरोय मेंशन की सारी लाइट्स बंद की गई थी और उसमें चारों तरफ शांति फैली हुई थी। बस थोड़ी सी नाइट बल्ब की वजह से एक पतला और हल्का ग्लो दिखाई दे रहा था। पूरा विला में बहुत ही शांति थी और सब लोग ऑलरेडी सो चुके थे। तब जाकर मार्था अपने रूम से निकली और जब उसे भरोसा हो गया कि कोई आसपास नहीं है तो वह धीरे धीरे दूसरा रास्ता लेकर एक दूसरे रूम में पहुंची। और उस रूम का दरवाजा खोलने से पहले उसने आसपास डरते हुए देखा और किसी को आसपास नहीं करना देखकर वह जल्दी से रूम के अंदर चली गई और उसने पीछे से दरवाजा लॉक कर दिया। उस रूम के अंदर एक आदमी था। जैसे ही उसने उसको अंदर आते हुए देखा तो उसकी आवाज में हल्का सख्त आ गया और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आसपास देखकर आई हूँ, कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा है। मार्था ने अपने लिए गिलास में पानी डाला और उसे पीने के बाद उसने गुस्से में डिस्पोजेबल कप को मरोड़ दिया। वह घटिया लड़की सोचती है कि वह कोई इम्पोर्टेंट है। उस आदमी की आंखों में एक मर्डर सेंटेंस दिखाई दे रहा था। वह लोग अमायरा की गई हरकत से बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। ये सही नहीं है, मैं आप अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मारा ने गुस्से में कहा। वह लगातार नताशा को परेशान कर रही है। वह सचमुच ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वह नताशा के साथ कुछ भी कर सकती है। अगर ऐसी बातें हैं तो यह बातें तुम मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकती थी, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। उस आदमी ने फिर से उसे याद दिलाया। मैं बस तुम्हें मिस कर रही थी। मार्था अचानक से उसके नजदीक आए और उसे गले लगाकर लड़कियों वाली मीठी आवाज में बोली, तुम मुझे कई दिनों से मिलने नहीं आए हो। जब से नताशा ने लगातार कॉलेज जाना शुरू कर दिया है तो वह पहले की तरह खुश नहीं दिखाई देता है। वह आदमी थोड़ा सा उसके इस तरह अप्रोच करने से है पीछे हटने लगा और उसने कोल्डली कहा, रुक जाओ, हमें और भी इम्पोर्टेंट काम करने हैं। हाँ, काफी लेट हो गई है और बहुत ही शांति है, हमें कुछ इम्पोर्टेंट करना चाहिए। मार्था ने अपना नाइट गाउन निकलना शुरू कर दिया तो उस आदमी ने तुरंत उसके कपड़े उसे पहनाते हुए कहा, जल्दी जाओ, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो कोई भी हमें नहीं देख पाएगा। मार्था ने कहा। तभी अचानक उसे ब्लैंकेट के अंदर कुछ पिक दिखाई दिया। उसे भरोसा नहीं हो रहा था और कुछ रियलाइज होने के बाद वह तुरंत गई और चेक करने के लिए। वक्त हो गया है जाने का, उस आदमी ने उसे धक्का देते हुए कहा था कि वह बेड के नजदीक न जाए, जाकर जल्दी आराम करो। मार्था ने गुस्से में उसके पैर पर मारा और उसके दर्द का एडवांटेज उठाकर उसने जल्दी से ब्लैंकेट हटाए और ब्लैंकेट के अंदर कंप्लीटली नेकेड लड़की को देखकर मार्था का गुस्सा बढ़ गया। यह उनके घर में नहीं हायर की हुई मेड नीना थी। बहुत अच्छे, तू घटिया लड़की, तुम मेरे आदमी को सेड्यूस कर रही है। मार्था ने तुरंत उसे मारना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि एरिक तुम्हारा आदमी है। निना ने दर्द के मारे अपना चेहरा कर लिया और दया की भीख मांगने लगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उसकी बेड पर नहीं आती। देख तू मैं तेरे साथ कैसे डील करती हूँ, बेशर्म औरत। मार्था उसे बहुत ही तेजी से मारती जा रही थी। तू मासूम होने का नाटक कर रही है। जब मिस्टर ओबरॉय तेरे जाल में नहीं फंसे तो तू अपने घटिया ख्याल लेकर इसके पास आ गई। निना दर्द के मारे चिल्ला रही थी। मार्था रुक जाओ। इस बार एरिक ने गुस्से में मार्था को बेड से पीछे खींचा, अपने बाल बिगड़ जाने की वजह से और कांपती हुई बॉडी के साथ। गुस्से में मार्था ने एरिक की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, एरिक, क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बाकी नहीं रह गई है? कौन है जो तुम्हारे पीछे इतने सालों से सब कुछ कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी चीज करने की? या तो तुम अभी इस घटिया औरत पर मुझे अपना गुस्सा निकालने दो या फिर मैं अभी मिसेज ओबरॉय के पास जाकर उन्हें उस वक्त हुए हर एक काम के बारे में बता दूंगी। मार्था, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? मार्था की धमकी की वजह से एरिक को ऐसा लग रहा था जैसे बैलून के अंदर से हवा निकाल दी गई हो। आखिर में वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा और उसमें सामने के सीन को देखने से इनकार कर दिया। मार्था समझ गई कि वह अब उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए वह तुरंत गई और उस लड़की को मारने लगी और उसे बहुत तेज तेज थप्पड़ मार रही थी। घटिया लड़की, बस तू यंग और अट्रैक्टिव है तो तुझे लगता है कि तू किसी को भी सेड्यूस कर सकती है। मैं आज तुझे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। मुझे मारना बंद करो, एरिक, मेरी मदद करो। निना स्ट्रगल कर रही थी और इसी प्रक्रिया में गलती से उसने मार्था की विग को गिरा दिया। उसने अपनी आंखों के आंसू रोक लिए और तुरंत अपनी जगह पर जम गई और उसने कहा, तो एरिक सही कह रहा था, तुम सचमुच टकली हो। घटिया लड़की। अब मार्था को और भी गुस्सा आ गया और उसने उसे और तेजी से मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी रुकने की आवाज उनके कानों तक पहुंची। निना जो हेल्पलेसली मार खा रही थी उसने अनामिका को घर के अंदर आते हुए नोटिस किया तो जल्दी में उसने कहा, लगता है कि मिस अनामिका वापस आ गई है। मार्था, मुझे छोड़ दो, मिस अनामिका बहुत ही स्मार्ट है, अगर उन्होंने ये सारी आवाज सुन ली तो उन्हें सच कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर मार्था ने बाहर देखा तो सचमुच अनामिका वापस आ गई थी। वह और कोई बुरा वक्त नहीं चुन सकती थी वापस आने का। उसने और भी बुरी तरह से निना को पंच मारा और कहा, जो भी तुमने आज रात सुना है उसे अपने अब तक ही रखना और कल किसी बहाने से रिजाइन कर दो, वरना अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे दिमाग में कोई और आइडिया चल रहे हैं तो ठीक नहीं होगा। नहीं, नहीं, मैं कल ही रिजाइन कर दूंगी और मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं चली जाऊंगी और यह सारी सीक्रेट अपने साथ ले जाऊंगी।
एक मर्डरस इंटेंशन मार्था की आंखों में दिखाई दे रहा था। उसने मीना को दूर धक्का दिया और गुस्से में एरिक को घुरते हुए वहां से चली गई। अनामिका ने अपनी गाड़ी गराज में पार्क की और फिर एलिवेटर लेकर फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगी। आज उसे शहर से खबर मिली थी कि नाइट सेट का एक ऑप्शन हो रहा है, एक अंडरग्राउंड और इलीगल ऑप्शन जॉय सिटी में, और वहां के सिर्फ कुछ पुराने मेंबर से वहां एंटर कर सकते हैं और उन्हें वहां एंटर करने से पहले अपने एसेट्स को वेरीफाई करवाना होगा। श्रेया ऐसे छोटे बड़े ऑप्शंस में रेगुलर थी और उसके पास काफी बड़े बड़े घर भी थे और वहां के वीआईपी मेंबर थी, इसलिए वह अपने साथ एक दोस्त को ले जा सकती थी, मगर उसे कुछ काम था, इसलिए अनामिका को वहां ले जाने के बाद उसे वहां से जाना होगा। इसलिए अनामिका ने प्लान किया था कि वह कल जॉय सिटी जाने वाली है। उसे कल रात के ऑप्शन को ज्वाइन करने के लिए और वहां से नाइट शेड को लेकर आने के लिए वह घर जाकर कुछ चीज पैक करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह एलिवेटर के बाहर आई उसने मार्था को चोरों की तरह लिविंग रूम में घुसते हुए देखा। आप वापस आ गई अनामिका, मार्था की आवाज में एक सार्कास्टिक हिंट था। अनामिका ने उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए कहा, आधी रात को चोरों की तरह कहाँ घूम रही हो तुम? मिस अनामिका, आप मजाक कर रही है ना? मेरे जैसी नौकरानी है, आधी रात को क्या कर सकती है और इस वक्त सारी यंग लड़कियों को सोना चाहिए, आप इतना लेट घर क्यों आई है? अनामिका ने उसकी सार्कास्टिक बातों को समझ लिया और कोल्डली जवाब दिया, जिन लोगों को कोई काम नहीं होता है वह जल्दी सो जाते हैं और इस तरह आधी रात को घूमने का कोई फायदा नहीं है। अगर मुझे नहीं पता होता तो मुझे लगता कि तुम कोई चोरी करके भाग गई हो। उसकी बातें सुनकर मार्था थोड़ा सा चिढ़ गई और उसने कहा, मिस अनामिका चलिए बात करते हैं। किस बारे में बात करते हैं? अनामिका ने कोल्डली जवाब दिया, क्या हम इस बारे में बात करनी चाहिए कि तुमने विग क्यों पहनी है, या फिर हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि तुम्हारे और नताशा के बीच में कौन सी हिडन स्टोरी है? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि मार्था आधी रात में एरिक से मिलने जाती है, तब जाकर सबको पता चलता है कि नताशा के माँ बाप को दोनों है और वही अनामिका उसे चोरी छुपे घर में घुसते हुए देख लेती है। अब आगे अनामिका की बात सुनते ही मार्था के एक्सप्रेशन काफी बुरी तरह बिगड़ गए और उसने अनकॉन्शियसली अपने लंबे बालों को छुआ। उसके ये छोटा सा जेस्चर अनामिका की आंखों से बचा नहीं और उसने नोटिस कर लिया, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया। जैसा कि उसे शक था, मार्था सचमुच विग पहनती है। लिविंग रूम की लाइट बहुत ही कम थी और बाहर लैंप की जो रोशनी आ रही थी खिड़कियों के जरिए वही वहां पर हल्की बहुत रोशनी कर रही थी, जिसकी वजह से रूम में और भी टेंशन महसूस होने लगी और किसी को भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता था। और वही मार्था ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका उसे इन्वेस्टिगेट कर रही होगी और उसके पास इतनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अनामिका को उसके पुराने दो सबसे बड़े सीक्रेट कैसे पता चल गए, या फिर अनामिका बस फिक रही है और उसके रिएक्शन के इंतजार कर रही है? क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। जो बाहर खड़ा है वह भी अंदर आ जाए। मुझे पता है तुम कौन हो, अनामिका ने कहा, और उसकी बातों की वजह से जो इंसान बाहर छुपा हुआ था उसने अपनी सांस रोक ली और उसे डर लगने लगा। मार्था ने भी बेचैन होते हुए दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, मिस अनामिका, मुझे लगता है कि आपसे गलती हुई है, बाहर कोई भी नहीं है। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे छुपाने की वजह से मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम वहां हो? एरिक, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे अपने घर में मुझे बेवकूफ बना लोगे? अनामिका ने गुस्से में कहा और उसकी आवाज बहुत ही ठंडी थी और उसकी नजरें उस डायरेक्शन में बनी हुई थी। मैं ये हाइड एंड सीक का गेम खेलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर नताशा को यहाँ आगे रहना है तो उसे अपने आप को बिहेव करने के लिए कहो। आफ्टर वह बस यहाँ इस घर में कुछ ही सालों के लिए है और उसके बाद वह शादी करके दूसरे घर जा सकती है। आउट ऑफ साइट मतलब आउट ऑफ माइंड। लेकिन अगर तुम लोगों ने अपनी छोटी छोटी स्कीम्स चालू रखी तो? कौन सी स्कीम? मार्था ने ऐसे कहा जैसे उसके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। मिस अनामिका, आप बिना सबूत के यहाँ पर इल्जाम लगा रही हैं। आप हम लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? नताशा के बिहेवियर में अचानक बदलाव, तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हारा ऐसी कोई लेना देना नहीं है। वह सही रास्ते पर थी और तुम उसे बर्बाद कर रही हो। ना सिर्फ ये बल्कि तुम इन सब में इनोसेंट लोगों को भी और इन्वॉल्व कर रही हो। मिस अनामिका, आप ज्यादा सोच रही हैं। पास्ट में जो कुछ हुआ वह इत्तेफाक था। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप खुद इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। ध्यान से सुन लो, मेरा पेशेंट लेवल बहुत ही कम है और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इसलिए तुम लोगों के लिए लास्ट वार्निंग थी। इतना कहकर अनामिका ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगी। मार्था ने उसे जाते हुए देखा और उसे अपने दिल में एक ठंडक महसूस हुई। ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अनामिका भले ही यंग है मगर उसे सब कुछ पता है, और वही जो इंसान बाहर छुपा हुआ था उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर आ सके, इस डर से कि कहानी वह रंगे हाथ पकड़े ना जाए, इसलिए वह तुरंत वहां से भाग गया। मार्था ने गुस्से में मुठिया कस ली, और कोई देरी नहीं, उसे अभी काम लेना होगा और सब कुछ खत्म करना होगा। और वही सीताजी को रात को नींद नहीं आ रही थी और तभी उन्होंने दूर से कुछ बहस की आवाज सुनी और जल्दी ही एक फोन के कॉल की वजह से उनकी नींद खुल गई और अपनी माँ का कॉल देखकर उन्होंने जल्दी से कॉल उठा लिया। माँ, आप इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? सीताजी बेड से उठ गई और धीरे धीरे शांत टोन में बालकनी में पहुंच गई।
सीता बच्चे, आज आसमान बहुत ही अच्छे से चमक रहा है सूरज के साथ। यह मुझे उस दिन की याद दिला रहा है जब तुम पैदा हुई थी। तुम भी ऐसे ही एक क्लियर और ब्राइट दिन में पैदा हुई थी, इसलिए मैं अपने आप को तुम्हें कॉल करने से रोक नहीं पाई। मैंने सुना है कि यहाँ और वहाँ के वक्त में 12 घंटे का अंतर है। क्या तुम इस वक्त सो रही थी? नहीं, मैं और श्रवण अभी अभी बेड पर सोने के लिए आए थे। आप कैसा फील कर रही हैं माँ? सीता जी ने पूछा और उनकी आवाज में चिंता साफ नजर आ रही थी। कल मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे भाई की आंखें पूरी तरह से लाल और फुली हुई थी। पक्का चीजें सही नहीं होगी, मगर वह लोग मुझे नहीं बताना चाहते। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी औरत की हंसने की आवाज आई। उनकी टोन बहुत ही लाइट थी और केयर फ्री थी, जैसे उन्होंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया हो। मैंने कुछ दिनों पहले एक लड़की को देखा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। वह अपनी बीमारी के बीच जूझ रही थी और वह ठीक से उसे वक्त देखा नहीं पाए, और जब तक उन्हें होश आया और उन्होंने उस लड़की के बारे में पूछा तो उनकी केयरटेकर ने बताया कि वह बस वहां से गुजर रही थी जिसने उनकी मदद की थी। वह लड़की बिल्कुल उनकी बेटी सीता की तरह दिखती थी जब वह यंग थी। माँ, क्या आप मुझे मिस कर रही हैं? श्रवण और मैं बस आपके मिलने आने ही वाले थे। क्या आप अभी भी डाउन स्टार में हैं? सीता जी ने पूछा और उनकी आवाज में चिंता साफ नजर आ रही थी। हाँ, आज मैं लीडरिया आ गई हूँ इस मंथ। सबका कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे ब्रिलियंट डॉक्टर हैं जिन्होंने आज तक बहुत सारी जान बचाई है। शायद वह मेरी कंडीशन में मदद कर पाए। भले ही मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, मगर वह लोग कोशिश कर रहे हैं। वह अपनी लंबी और तकलीफ देने वाली बीमारी से परेशान हो गई थी और इस बारे में ख्याल आते ही वह जीने से ज्यादा मरना पसंद करती थी। माँ, आप ऐसे बात नहीं कर सकती। सीता जी की आवाज सख्त हो गई। मैं कल भाई से पूछूंगी और अगर डॉक्टर मदद ना कर पाए तो शायद हमारी फैमिली में से कोई हमारी मदद कर पाए। हमारी फैमिली में से? क्या हमारी फैमिली में डॉक्टर है? उनकी आवाज में थोड़ी हैरानी दिखाई दे रही थी और फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, ओ तो तुम्हारा मतलब है वेद। वह कैसा है? क्या वह काम में बिजी है? मोम, वेद एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, मैं बात कर रही थी। इतना कहते हुए सीता जी रुक गई और वह सोचने लगी कि उन्हें अपने ख्याल शेयर करनी चाहिए या नहीं। इस डर से वह रुकी हुई थी क्योंकि इस खबर का गलत असर उनकी माँ की तबीयत पर पड़ सकता, मगर वह अनामिका का नाम लेने से अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसकी मेडिकल स्किल ने आज तक कई लोगों को जान बचाई है और उन्हें पक्का भरोसा था कि अनामिका मदद कर सकती है। ठीक है माँ, कल हम लिदरिया आ रहे हैं और हम एक दिनों में वहां पहुंच जाएंगे, तो इस बारे में बात करेंगे। आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो इतना मिस्टीरियस है, जिसकी वजह से तुम्हें और श्रवण को स्पेशली यहाँ आना पड़ रहा है? मैं शायद लिदरिया में ज्यादा वक्त के लिए नहीं रह पाऊंगी, मुझे फिर से यहाँ से कहीं और जाना होगा। नहीं, हमने आपको कहीं भी लंबे वक्त से नहीं देखा है। आप बहुत ही वक्त से बेहोश थी और मेरे भाई आपको इधर उधर लेकर जा रहे थे ट्रीटमेंट के लिए। श्रवण काफी वक्त कह रहे थे क्यों ना आपसे मिलाए, तो बात सेटल हो गई, हम कल आ रहे हैं। सीता, तुम्हें सचमुच अपने आप को परेशान करके यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ की बातें सुनकर सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने मुंह को कवर लिया था कि उनकी सिसकियां की आवाज सुनाई ना दे और वह अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। श्रवण जी ने नोटिस कर लिया कि वह बालकनी में फोन पर बात कर रही है, तो उन्होंने जल्दी से रोक लिया और उन्हें पहना दिया। ये दिसंबर का महीना था और बाहर हवा बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। अपनी वाइफ को रोता हुआ देखकर उनके पास पहुंचे और उनकी पीठ को सहलाने लगे और उन्हें अंदर ले आए। ऑल राइट मॉम, हम इस बात को यही छोड़ देते हैं। आप अपना लंच कीजिए और आराम कीजिए। श्रवण और मैं कल निकलने वाले हैं और परसों तक आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर आपको तब तक बेटर फील ना हो तो मैं अपने भाई से बात कर लूंगी। सीता जी ने किसी तरह अपने खुद के जोक पर हंसने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से उनकी माँ की भी हंसने की आवाज आए। और राइट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम बच्चे कितने थॉटफुल हो। फोन कट होने के बाद सीता जी ने तुरंत व्हाट्सएप पर अपने भाई को मैसेज किया और अपनी माँ की कंडीशन के बारे में पूछा और फिर वह खबर श्रवण जी के साथ शेयर की। चीजें सही नहीं लग रही है, क्यों ना हम अनु को भी अपने साथ ले चले। श्रवण जी ने सजेशन दिया, यह एक बहुत ही अच्छा मौका होगा अनामिका उसकी नानी से फॉर्मल बनवाने का, और शायद अनामिका उनकी तबीयत में भी कुछ मदद कर पाए। हमें देखना होगा कि क्या अनु के पास वक्त है या नहीं। हम कल उसे इस बारे में पूछेंगे। अगली सुबह श्रवण जी और सीता जी लिविंग रूम में बैठे हुए थे और बार बार उनकी नजरें ऊपर सीडीओ की तरफ जा रही थी। उनकी अटेंशन को सीडीओ की तरफ देखकर रीना अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाए, क्या आप लोग मिस अनामिका के उठने का इंतजार कर रहे हैं? सीता जी ने हाँ में सर हिलाया और कसा, हम एक साथ नाश्ता कर सकते हैं। मिस अनामिका तो सुबह होने से पहले ही निकल गई, अपने कंधों पर एक बैकपैक लेकर। देखकर लग रहा था कि वह एक लंबी ट्रिप के लिए जा रही थी। अनु ऑलरेडी चली गई, सीता जी ने हैरान होते हुए कहा। सुबह के सिर्फ 7 बजे हैं और उनकी बेटी बैकपैक लेकर कितनी सुबह कहाँ चली गई? क्या तुम्हें लगता है कि वह कॉलेज गई होगी? क्या वह बदलने के लिए शायद अपने साथ कुछ कपड़े लेकर गई हो? श्रवण जी ने कहा, क्यों ना तुम उसे कॉल कर लो। अगर कॉलेज में कुछ स्पेशल नहीं हो रहा होगा तो शायद वह वहां से छुट्टी ले ले और उनके साथ एब्रॉड चले। सीता जी ने अनामिका का नंबर डायल किया तो उन्हें एक ऑटोमेटिक वॉइस मैसेज आया, द नंबर योर डायल इज करेंटली स्विच ऑफ।
हमें चलना चाहिए। सीता जी ने श्रवण जी की तरफ मुड़कर कहा, मेरे भाई ने कल रात कहा कि माँ की कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है। मुझे बहुत ही बेचैन नहीं हो रही है कि आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं उनसे जल्द मिलना चाहती हूँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि अनु एक बार जाकर उनसे मिलने, शायद इम्प्रूवमेंट का कोई चांस हो। थोड़ा देर और इंतजार कर सकते हैं, शायद हो सकता है कि हम क्लास में हो और फोन ना उठा पा रही हो। क्यों ना तुम उसे एक मैसेज भेज दो। श्रवण जी को अपनी बेटी की मेडिकल स्किल पर काफी भरोसा था और इस वक्त उन्हें वही एक उम्मीद नजर आ रही थी। सीता जी ने टेक्स्ट मैसेज भेजा और 2 घंटे तक मैसेज के जवाब के इंतजार करती रही, लेकिन अनामिका का फोन अभी भी स्विच ऑफ था। आखिर में वह खड़ी हुई और उन्होंने कहा, चलो चलते हैं अब रोड, एक बार अनु जवाब दे दे तो वह अगर आ पाए तो वह वहीं पर हमें ज्वाइन कर लेगी। यह आइडिया ठीक है। श्रवण जी ने अपनी वाइफ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत करते हुए कहा, ज्यादा चिंता मत करो, मैं कुछ और डॉक्टर की टच में हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि वह जाकर एब्रॉड में हमसे मिले और माँ की मदद करें। सीता जी ने प्यार से अपने हस्बैंड की तरफ देखा। जब से उनकी माँ बीमार हुई है, उनके हस्बैंड हर एक तरीके की मदद करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह फाइनेंशियली हो या फिर किसी और दूसरे तरीके। इसमें उनकी कोई गलती ही नहीं है। इतने सालों में उनके हस्बैंड ने उन्हें बहुत ही प्यार और पैम्पर किया है, जिसकी वजह से वह हमेशा केयर फ्री लाइफ जीते आई है। और वही अनामिका फर्स्ट क्लास के केबिन में बैठी हुई थी और उसके स्टूडेंट मार्क ने जो मेडिकल रिकॉर्ड्स भेजे थे उसे चेक कर रही थी। वह 30 पेज के एक कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल हिस्ट्री थी। उसे पेशेंट की कंडीशन सचमुच बहुत ही मुश्किल थी। अगर उन्हें फुल रिकवरी चाहिए तो उन्हें बहुत सारे मेडिकेशन और लंबे प्रक्रिया की जरूरत होगी। उसने सारे डॉक्यूमेंट को देखा, जिसकी वजह से वह सीता जी के कॉल और मैसेज को नहीं देख पाई थी। और वही लीड एरिया में एक जेंटलमैन अपने गार्डन में सख्त एक्सप्रेशन के साथ बैठे हुए थे। भले ही वह 30 साल के थे, मगर उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैंडसम चेहरा और उनका एक जो स्ट्रांग ऑरा था उन्हें एक अलग पर्सनैलिटी देता था। सर, ज्यादा उदास मत हुए। छोटे बालों वाली एक सर्वेंट ने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मैडम जल्दी इस मुश्किल से बाहर आ जाएगी, वह ठीक हो जाएगी। जिस लड़की से तुम पिछली बार मिली थी, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वह एक इंडियन थी? सात्विक जी की अट्रैक्टिव नजरें उस नौकर पर गई तो उसने हाँ में सर हिला दिया। आखिरी बार वह और उनके ड्राइवर उनकी मैडम में यानी कि ओल्ड मैसेज गुलरिया को उनके चेकअप के लिए ले जा रहे थे तो उनकी गाड़ी एक बस से टकरा गई थी। उनकी मैडम ओल्ड मैडम गुलेरिया को हार्ट अटैक आ गया था और वहां से गुजर रही एक इंडियन लड़की ने ही उस वक्त उनकी मदद की थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, ऐसी जैसे भीड़ में आसानी से पहचाना जा सके। उसने अपने बालों को बन में बंधा हुआ था और उसके साथ स्कूल और डोमिनेटिंग आ रहा था। उसने ज्यादा बात नहीं की और ना ही मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन उसकी आवाज में एक जेन्युइन किंडनेस थी। उस नौकर को अभी भी अनामिका के फीचर्स याद थे। उसका खूबसूरत चेहरा, एलिगेंट और बिल्कुल भूलने वाला नहीं था। अगर उसे पेंटिंग बनाना आता तो पक्का वह अनामिका की एक पोर्ट्रेट बनाती। वह सचमुच बहुत ही रिमार्केबल थी। उसने बहुत ही अच्छे से एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट किया मैडम का, जो वापस सांस लेने लगी और उसे भी पता चल गया कि मैडम बहुत ही कमजोर है और उसने एडवाइस दी कि उनका ध्यान रखते वक्त हम एक्स्ट्रा केयरफुल रहे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें एंड माय मिस्टीरियस वाइफ का किसी बाई स्टोरी का एक्स्ट्रा एपिसोड चीटू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लाइन डिस्क्रिप्शन में है। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका वेदिका की दवाई देने के लिए अब्रॉड निकल चुकी है और वही सीता जी अपनी माँ की तबीयत की चिंता में उनसे मिलने के लिए अब्रॉड जाने का फैसला करती है अपनी माँ से मिलने के लिए। अब आगे, वह सर्वेंट यानी कि वह लड़की जिसने पिछली बार अनामिका को देखा था, वह अनामिका की कही हुई बातों को रिपीट कर रही थी और उसके अलावा उसने ये भी कहा कि जो मेडिसिन मैडम ले रही है वह उनकी कंडीशन में मदद नहीं कर रही है। और उसके अलावा उसने कुछ मेडिकल सेशन का पॉइंट आउट किया था जिन्हें अल्टरनेटिव से रिप्लेस किया जा सकता है, जिसकी वजह से मैडम का फिजिकल बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए और जिसे हमेशा उन्हें चक्कर न आए और उनके हाथ में होने वाली प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। अगर वह कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं थी तो वह अपने साथ एक्यूपंक्चर किट क्यों रखती? और उसने पल्स चेक करके ही सिर्फ मैडम का मेडिकेशन कैसे पता कर लिया और उसके साथ साथ उसके इफेक्ट भी। आफ्टर ऑल अनामिका ने जो भी मेडिकेशंस बताई थी वह उसकी मैडम को उस वक्त दी जा रही थी। वह तीनों स्पेशल इफेक्ट वाले दवाएं थी जो मार्केट में नहीं मिलती थी, मगर उसने सिर्फ पल्स चेक करके पता कर लिया उसकी मेडिकल स्किल बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगी। मैंने उससे पूछा कि कोई और पॉसिबल अल्टरनेटिव होगा, मगर उसने कहा कि मैडम की कंडीशन को रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता है और उसके पास एक ड्राइवर भी था जो उसे रिस्पेक्ट से ट्वीट कर रहा था और उसे मिस कह रहा था और उसे गाड़ी में बैठने की याद दिला रहा था। जहां तक मेरा अंदाजा है वह पक्का किसी अमीर परिवार की बेटी होगी और वहां कुछ अर्जेंट मैटर से डील कर रही हो। मुझे लगा कि अगर वह इस देश में रहती है तो आप उन्हें ढूंढ लेंगे। जब वह छोटे बालों वाली लड़की इस बिंदु तक पहुंची तो उसकी आवाज हल्की सी धीमी हो गई। मगर जो लाइसेंस प्लेट का नंबर तुमने मुझे दिया था वह फेक है और यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, सात्विक ने सॉफ्ट आवाज में कहा। वह पक्का कोई पावरफुल इंसान होगी और जहाँ जहाँ से वह दिखाई देती है वहाँ के सारे सर्विलेंस कैमरा की फुटेज को डिलीट कर दिया गया है।
क्या वह छोटे बालों वाली लड़की हैरान हो गई और उसने पूछा, अब वह लोग क्या करेंगे? उसने सोचा था कि उस लड़की को ढूंढ लेने पर उसकी मैडम की कंडीशन ठीक होने का कोई रास्ता हो सकता है, और यहाँ तक कि ब्रिलियंट डॉक्टर मार्क भी उसकी मैडम की कंडीशन को ठीक करने में मदद नहीं कर पा रहे थे। ठीक उसी वक्त डॉक्टर मार्क उनके पास आए तो सात्विक ने सॉफ्ट आवाज में पूछा, क्या वह सो गई है? हाँ, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है और वह फाइनली सो गई है। श्रीमती गुलरिया की कंडीशन इस पॉइंट पर आकर बहुत ही ज्यादा डिटोरनोरेट हो रही थी कि वह ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। जब भी वह लेटती थी उन्हें गहरी गहरी सांस लेने लगती थी और उन्हें सांस की कमी होने लगती थी। क्या जो इम्प्रेसिव डॉक्टर के बारे में आपने कहा था? उन्होंने कोई जवाब दिया। सात्विक ने फिर पूछा तो उनके चेहरे के दुख भरे एक्सप्रेशन देखकर मार्क ने जवाब दिया, वह हमेशा बिजी रहती है, मगर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगर उन्हें टाइम मिला तो वह मेडिकल हिस्ट्री जरूर देखेंगी। हमें बस भगवान से प्रार्थना करनी है और इंतजार करना है। मगर हमारे पास वक्त नहीं है, सात्विक ने अपनी आंखें उठाते हुए कहा, प्लीज फिर से मेरे लिए उनसे पूछिए। वेल, मार्क ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर हमने जल्दबाजी मचाई तो शायद यह उल्टा असर कर सकता है। आज रात में उनसे फिर पूछूंगा और अगर उनके पास फिर भी मेडिकल हिस्ट्री देखने का वक्त नहीं हुआ तो हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें बस इंतजार करना होगा। क्या वह सचमुच इतना इरिटेबल है? सात्विक ने पूछा। वह इरिटेबल नहीं है, वह बहुत ही बिजी है और उन्हें डिस्टर्ब होना अच्छा नहीं लगता है। वहाँ बहुत सारी चीज है जो उन्हें पर्सनली हैंडल करनी पड़ती है। मैं उन्हें कुछ सालों से जानता हूँ और यह पहली बार है जब मैं उनसे मदद मांगी है। मुझे भरोसा है कि वह मदद करेगी। अगर वह यहाँ होती तो और भी अच्छा होता। उन्होंने कहा कि वह हाल फिलहाल में बहुत बिजी है और उनके पास यहाँ आने का वक्त नहीं है, मगर वह गाइडेंस तो जरूर दे सकती है। अगर उस डॉक्टर की तरफ से उन्हें कुछ गाइडलाइंस भी मिल गई तो वह ओल्ड मिसेज गुलरिया की कंडीशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। अगर आपको आज रात कोई भी खबर मिले तो मुझे जरूर बताएगा, सात्विक ने कहा। ऑल राइट, मार्क ने जवाब दिया और उनके सख्त एक्सप्रेशन देखकर बोला, एक और सॉल्यूशन है। एक ऐसी दवाई जो यहाँ पर ऑप्शन हो रही है, उसने बहुत ही बड़ा तहलका मचाया हुआ है। कहा जाता है कि वह एक बहुत ही बड़े फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट ने बनाया है और वह हॉट कंडीशन पर बहुत ही अच्छा असर करता है। ये सुनकर सात्विक ने उनकी तरफ आंखों में उम्मीद लिए देखेगा और पूछा, हॉट एजी? यहाँ बहुत सारे पेशेंट जिन्होंने हॉट एजी मेडिसिन ली उनकी हार्ट कंडीशन में बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन आपकी माँ की कंडीशन पूरी तरह से हॉट रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये दवाई कम से कम उन पर थोड़ा असर कर सकती है। मैं सोच रहा हूँ कि हॉट एजी मेडिसिन को एक नई दवाई से कैसे कंबाइन करके उसका असर बढ़ाया जा सके। अगर उसकी प्रोफेसर उसे कुछ नहीं बता पाई तो उसे खुद ओल्ड मैसेज गुलरिया को जिंदा करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वह बस खड़े होकर अपने पेशेंट को सफर करते हुए नहीं देख सकते थे। हॉट एजी मेडिसिन बहुत लंबे वक्त से किसी को दिखाई नहीं दी है, लेकिन आजकल हमारे लोकल ऑप्शन में 2 बार रिसेंटली दिखाई दे चुकी है। मैं अभी कॉल करता हूँ। सात्विक ने अपना फोन निकाला और तुरंत नंबर डायल किया तो थोड़ी देर बाद मार्क ने उन्हें कहते हुए सुना, आज रात जॉइंट सिटी के क्लब में एक और ऑप्शन है जहाँ हॉट एजी मेडिसिन मिलेगी और सिर्फ एक ही दवाई है। एक काफी है। मार्क ये देखकर हैरान हो गए कि सात्विक जो हमेशा सख्त एक्सप्रेशन के साथ घूमते हैं, उन्होंने ये खबर इतनी जल्दी निकलवा ली। सात्विक ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं आज बाहर जाने वाला हूँ। 12 घंटे बाद अनामिका का प्लान फॉरेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और जैसे ही उसने अपना फोन ऑन किया, उसे बहुत सारे मैसेज मिले। उनमें से सीता जी का व्हाट्सएप मैसेज भी था और कॉल भी, जिसे देखकर अनामिका ने सबसे पहले डायल किया। लेकिन उसके फोन की तरफ से आवाज आई कि सीता जी का फोन ऑफ है। उसने व्हाट्सएप मैसेज ओपन किया तो देखा कि सीता जी ने उसे 3 व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं। सुबह 7:30। अनु, मैंने सुना कि तुम सुबह सुबह जल्दी निकल गई। क्या तुम कॉलेज में हो? क्या तुम क्लास में हो? क्या तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो तुम्हें मुझे मैसेज कर सकती हो? मुझे तुमसे बात करनी है। ये सारे मैसेज देखने के बाद अनामिका ने जल्दी से जवाब दिया, मॉम आई एम सॉरी, मैं एब्रॉड में हूँ और बहुत ही जरूरी काम है। आपको किस चीज के लिए मेरी मदद की जरूरत थी? उसने मैसेज भेजा और वह सीता जी के रिप्लाई का इंतजार करती उससे पहले ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ। श्रेया उसे कॉल कर रही थी। अनु, तू आ गई? मैं तेरा एग्जिट नंबर पर इंतजार कर रही हूँ। अनामिका ने अपना बैकपैक लिया हुआ था और वह बाहर आते हुए बोली, मैंने तुम्हें देख लिया। अनु, यहाँ पर? श्रेया चिल्लाने लगी और उसने अनामिका को देखते ही अपना हाथ वेव किया। कोई उसे पहचान ना ले इसलिए अनामिका ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे और उसके ऊपर से ब्लैक बेसबॉल कैप और एक ब्लैक मास्क ने उसके चेहरे को कवर किया हुआ था, जिससे उसकी सिर्फ खूबसूरत और क्लियर आंखें दिखाई दे रही थी, जो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग थी। इस लचक के साथ कितने दिलों को चुराने का इरादा है। लगता है देवांश के कंपटीटर्स बढ़ने वाले हैं। श्रेया ने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें ऑप्शन में जाने में अभी भी थोड़ा सा वक्त है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। ऑप्शन के दौरान मुझे कुछ काम आ गया है तो तुम वहाँ के लिए ठीक रहोगी ना? कुछ गलत कैसे हो सकता है? अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, और इस बार कौन सा बड़ा काम आ गया है तुम्हें? जसमीत ने कहा कि उसने तुम्हें कई महीनों से कॉलेज में नहीं देखा।
आजकल मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मेरे डैड ने कहा है कि या तो मैं अपना फैमिली बिजनेस संभाल लूं या फिर बॉयफ्रेंड ढूंढ लच। ऑब्वियसली मुझे पहला ऑप्शन ही चुनना था, श्रेया ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ कहा। पहले ऑप्शन से पैसे आते हैं और दूसरा वाला ऑप्शन सिर्फ टाइम वेस्ट करता है और मेरे मूड को इफेक्ट करेगा। मैं मेरे डैड की कंपनी इसको टेक ओवर करने में बहुत ही बिजी हूँ और यह बहुत ही थकाने वाला काम है। अपने रिसेंट एक्सपीरियंस को याद करके उसे अभी से थकावट हो रही थी। जब तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो तुम्हें उसके फायदे भी नजर आने लगेंगे, अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद तब जाकर उसकी दोस्त थोड़ा सा काम काम करें। मुझे तो पहले अंदाजा भी नहीं था कि मैं इस जिंदगी में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड देख भी पाऊंगी या फिर नहीं, श्रेया ने कहा। और तभी अचानक उसे कुछ याद है और उसने कहा, वेट, ये सही नहीं है। तुम अब रिलेशनशिप का सपोर्ट कर रही हो। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि देवांश ने तुम्हें इतना बदल दिया है। अनामिका ने कहा, सचमुच? क्या तुम नहीं देख सकती कि तुम अब पूरी तरह से बदल गई हो? तुम ज्यादा बोलने लगी हो, तुम्हारा चीजें करने का तरीका बदल गया है। लेकिन इस बारे में बात की जाए तो वह है कहा। क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आया हर बार की तरह? श्रेया ने चिढ़ाते हुए कहा। तो अनामिका ने सच बोला, मैं नहीं चाहती थी कि वह अपने काम से छुट्टी ले, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या वह तुम्हारे साथ आना चाहता था? वह एक्चुअली चाहता था, मगर मैंने उसे धमकी दी नहीं आने के लिए। अगर तुम उसे अपने साथ आने दे दी तो बहुत अच्छे होता है। एटलीस्ट मुझे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। श्रेया को डर था कि अनामिका यहाँ अब्रोड में आए हैं तो वह गैंग वाले इस मौके का फायदा उठाएंगे उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं बस आज शाम के ऑक्शन में जाकर इंग्रेडिएंट ले लूंगी और कल सुबह निकल जाऊंगी। 24 घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। श्रेया ने अपनी गाड़ी खोली और उसके लिए दरवाजा खोलते हुए बोली, अब जब देवांश यहाँ नहीं है तो मैं बिल्कुल उसकी तरह एक्ट करूंगी और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। वह दोनों बातें करते हुए हंसते हुए स्काई रेस्टोरेंट पहुंच गए। ये रेस्टोरेंट का नज़ारा बहुत ही अच्छा था और रात को यहाँ के टॉप फ्लोर से पूरे शहर का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता था। पास्ट में श्रेया अक्सर यहाँ पर खाने के लिए आई थी। वह जानती थी कि जो भी लोग यहाँ आता है वह बहुत ही रिच और नोबल होते हैं और यह नॉर्मल रेस्टोरेंट से ज्यादा प्राइवेसी ऑफर करता है। हम क्या खाएं? श्रेया ने मेन्यू खोला और कुछ देखने लगी। भले ही वह यहाँ कई बार आ चुकी थी लेकिन उसे हमेशा कोई अंदाजा नहीं होता था कि उसे क्या ऑर्डर करना है। जो तुम्हें पसंद हो वह ऑर्डर कर दो। अनामिका ने देखा कि उसकी माँ ने अभी भी उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया है, लेकिन उसे देवांश की तरफ से व्हाट्सएप मैसेज आया रेस्टोरेंट के रास्ते में। अनामिका ने ऑलरेडी अपने यहाँ होने के बारे में उसे बता दिया था और देवांश के ऑफिस में काम करते हुए फोटोज को देखकर अनामिका उसे जल्दी खाने के लिए कहा और काम में ये भूल न जाने के लिए कहा। अनु, कैसा रहेगा कि हम एक ग्रिल ब्लैक पेपर स्टेक ऑर्डर करें और उसके साथ सी फूड पास्ता पेंस एंड स्ट्रीम ब्लैक ट्रबल फ्राइड राइस और 2 कॉर्नर्स। अच्छी बात है। भले ही श्रेया डिशेज चूज कर रही थी मगर जो भी अनामिका ने सुना वह सब कुछ उसका फेवरेट था। यही तो अच्छे दोस्त करते हैं, वह हर एक चीज का ख्याल रखते हैं चाहे वह खाने का टेस्ट ही क्यों ना हो। ठीक उसी वक्त पर वहां पर हलचल होने लगी। देखकर लग रहा था कोई वीआईपी वहां पर आया हो और बहुत सारे वेटर्स तुरंत उन्हें वेलकम करने के लिए भागे। श्रेया ने उस तरफ देखा तो उसने वीआईपी तो नहीं दिखाई दिया मगर जितने लोग रिस्पेक्टफुल थे और 7-8 वेटर्स के साथ खुद मैनेजर उन्हें वेलकम करने जा रहा था, इस बात से अंदाजा लगा सकती थी कि आने वाले इंसान का स्टेटस काफी हाई होगा। सात्विक सर, यह फ्लोर थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला है और मुझे डर है कि आपका डाइनिंग एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, तो प्लीज मेरे साथ टॉप फ्लोर पर चलिए। मैनेजर ने सर झुकाते हुए उसे रास्ता दिखाते हुए कहा। टॉप फ्लोर पर कुछ ग्लास रूम थे और वहां से नजर बहुत ही खूबसूरत था और वह स्पेशली वाइपर्स के लिए रिजर्व था। सात्विक रेस्टोरेंट के मैनेजर के साथ ऊपर गए और बहुत सारे एडमिरेशन में लोग उन्हें देखते रहे। उनके हैंडसम लुक, पैसे और पावर की सब लोग तारीफ कर रहे थे। क्या हम खाना नहीं खाने वाले हैं? अनामिका ने देखा कि अभी भी शायद दूसरी तरफ देख रही है तो वह अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। मैं सोच रही थी कि वह वीआईपी कौन है। श्रेया ने कहा, शाम के 7 बजे बज गए हैं, एक्शन रात के 9 बजे हैं। हमारे पास वक्त है, खाना खाने का कोई जल्दी नहीं है। और वही टॉप फ्लोर पर सात्विक जी ने खाना ऑर्डर किया और अपनी बहन को मैसेज भेजा, आज रात मुझे काम है तो मैं तुम्हें और जीजा जी को पिकअप करने नहीं आ पाऊंगा। मैंने ऑलरेडी अपना असिस्टेंट भेज दिया है, आप लोग होटल में रेस्ट कीजिए जो मेरे नाम पर है और कल मेरे लोग आपको पिक करने के लिए आ जाएंगे। 12 घंटे की फ्लाइट की वजह से सात्विक जी नहीं चाहते थे कि उनके जीजा और बहन और भी परेशानी हैंडल करें। 1 घंटा बीत गया, सात्विक ने अपना खाना खत्म किया और खड़े हुए और नीचे की तरफ जाने लगे। सात्विक सर, आज का आपका खाना कैसा था? हमारी सर्विस या फिर रेस्टोरेंट के लिए कोई फीडबैक? मैनेजर ने पूछा और सर झुकाकर केयरफुली क्राफ्टेड स्माइल के साथ उन्हें नीचे ले जाने लगा। ठीक उसी वक्त एक लड़की अपने बैकपैक के साथ एटीट्यूड के साथ अपनी सीट से उठी। उसने एक बेस्टबॉल कैप पहनी हुई थी और ब्लैक मास्क, जिसकी वजह से वह काफी कूल दिखाई दे रही थी और सिर्फ उसके क्लियर और खूबसूरत आगे सबको नजर आ रही थी। एक नजर में ही सात्विक की जो सीढ़ियों पर खड़े थे वह हैरान हो गए। इस लड़की का एटीट्यूड और सब कुछ उन्हें अपनी बहन की याद दिलाता था जो वह इसी तरह 17-18 साल की थी।
आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों प्लीज मेरी रिकमेंड की हुई कहानी माई चैलेंजिंग वाइफ को पढ़कर देखें, वह एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी कहानी है। अब तक आपने पढ़ा कि सात्विक अपनी मां को बचाने के लिए हर एक कोशिश कर रहे हैं और वह रिश्ते में अनामिका के मामा है और वह एक रेस्टोरेंट में उसे देखते हैं। अब आगे सात्विक की एक ऐसी लड़की को देखकर हैरान हो गए जो बिल्कुल उनकी बहन की तरह स्टाइल रखती थी, लेकिन उसका ऑरा स्ट्रांग हो रहा था और एक अजीब सी वाइब थी जिसकी वजह से ज्यादा लोगों का अटेंशन उसके ऊपर जाता था। सात्विक सर, मैनेजर ने सात्विक की चुप्पी को नोटिस किया तो कंफ्यूजन एक्सप्रेशन के साथ उनकी नजरों को फॉलो किया। क्या वह यंग लेडी इस रेस्टोरेंट में रेगुलर है? अचानक से सात्विक ने पूछा तो मैनेजर ने उनकी नजरों का पीछा किया तो उसे श्रेया दिखाई दी जो वहीं पर बैठी हुई थी और अपना पर्स अरेंज कर रही थी। वह उसे तुरंत पहचान गया और उसने कहा वह मिस श्रेया देसाई है, वह हमेशा यहाँ आती रहती है खाना खाने के लिए। अनामिका जो आगे चल रही थी उसने उसे नोटिस नहीं किया। श्रेया, सात्विक ने वह नाम अपने मन ही मन दोहराया। देसाई ग्रुप एक टॉप फाइनेंशियल कोलैबोरेट था और डोमेस्टिक भी उसने बहुत काम फैला रखा था। उन्होंने उस कंपनी के बारे में सुना था मगर उनके साथ कभी काम नहीं किया था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बेटी उनकी बहन की तरह दिखती होगी, नताशा से भी ज्यादा। ये थोड़ा कुछ अनयूजुअल था। ठीक उसी वक्त उनका फोन बजा और यह उनके असिस्टेंट एनी का कॉल था। सरकार आ गई है। ऑलराइट, सात्विक ने अपना फोन रखा और फिर उसे डायरेक्शन में देखा जहां वह लड़की गई थी, लेकिन वह चली गई थी और वहीं दूसरी साइड एक लग्जरियस होट के डॉक पर चारों तरफ लाइट से सजाया गया था। वह एक बड़ा प्राइवेट क्लब था और बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी वाला था जहां बहुत ही स्ट्रांग प्राइवेसी थी और सिर्फ कुछ अमीर और सिलेक्टेड लोग ही उसे प्रिविलेज में एंटर कर सकते थे। यूजुअली सेलिब्रिटीज और बड़े समाज के सोशलिस्ट वहां पर एक दूसरे से मिलने के लिए आते थे, लेकिन एक महीने से यहाँ पर ऑक्शन होने वाला था। बाहर सिर्फ लग्जरी और महंगी महंगी लेविश गाड़ियों का कलेक्शन दिखाई दे रहा था और काफी महंगी और अच्छे कपड़े पहने हुए लोग उस यार्ड में एक एक करके एंटर कर रहे थे। लेकिन वह लोग अंदर का कुछ भी नहीं देख सकते थे क्योंकि यहाँ पर दो क्राइटेरिया को पूरा करना होता था। उन्हें यहाँ का वीआईपी मेंबर होना होगा और उन्हें यहाँ आने से पहले अपने एसेट यानी कि प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाना होगा। श्रेया ने अपनी फेस और एसेट को वेरीफाई करवाया जिसकी वजह से अनामिका को भी अपना फेस मास्क निकलना पड़ा ताकि उसका फेस रिकॉर्ड हो जाए। फिर उन्हें अंदर बुलाया गया। मेहमानों की मर्जी थी कि वह लोग प्राइवेट रूम चूज करें या फिर पब्लिक व्यूइंग एरिया में बैठ जाए और अटेंशन को अट्रैक्ट ना करने के लिए श्रेया और अनामिका ने प्राइवेट रूम चुना। उनका प्राइवेट रूम यार्ड के 9th फ्लोर पर था और वहां के बेस्ट रूम में से एक था और जो भी चीजों का ऑप्शन आज होने वाला था वह सारी तुम की दीवारों पर प्रोजेक्ट होगी जिससे वह लोग आसानी से अपने पसंद के हिसाब से चेक कर सकते थे। लेडीज प्लीज फॉलो मी, एक स्टाफ मेंबर ने उन्हें ले जाते हुए कहा। श्रेया, अचानक से एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी तो एक बहुत ही अच्छे कपड़ों में आमिर दिखने वाली लड़की कुछ चमचियों के ग्रुप के साथ उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। अनामिका को नहीं पता था कि यह अमीर लड़कियां कौन हैं, मगर स्टाफ ने उसे काफी अच्छे से ग्रीट किया, मिस अंजलि जैन। श्रेया उसकी तरफ देखा और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हट जाओ साइड, मेरी फैमिली आज की होस्ट है और तुम मुझे कह रही हो कि मैं हट जाओ साइड। अंजलि ने श्रेया की तरफ देखा और फिर अनामिका की तरफ। यहाँ आज रात बेसबॉल कैप ब्लैक मास्क पहनकर आए हो, क्या चोरी करने का इरादा है? उसकी बातों पर उसके दोस्त हंसने लगे और अनामिका की आउटफिट को घिन से देखने लगे। आज जो लोग भी यार्ड पर आए थे उन्होंने बहुत ही अच्छे और फैशनेबल कपड़े पहने थे जैसे वो लोग अपने वेल्थ को शो ऑफ कर रहे हो, मगर सिर्फ श्रेया और अनामिका ही कैजुअल कपड़ों में यहाँ पर दिखाई दिए थे। इनके आउटफिट हमारे ऑक्शन के लिए डिसरिस्पेक्ट है। मैं कहती हूँ कि इन्हें यहाँ इसी वक्त बाहर निकालो। ये सुनकर वह स्टाफ मेंबर डर गया। उसमें इतनी हिम्मत है कि वह मिस देसाई को यहाँ से निकले। अगर फैमिली बैकग्राउंड को साइड में हटा भी दिया जाए तो वह उनके क्लब की टॉप वीआईपी मेंबर थी। मगर अंजलि ने अपने हाथ क्रॉस कर लिए चेस्ट के पास एरोगेंटली कहा, हम एब्रॉड में हैं, हमारे देश में नहीं। हमारी फैमिली इस यार्ड के फाइनेंस में हेल्प करती है और हम यहाँ के होस्ट है। इसलिए अगर मैं कह रही हूँ कि तुम लोग यहाँ होने के क्वालिफाइड नहीं है तो तुम लोग क्वालिफाइड नहीं हो। मिस अंजलि, मिस श्रेया हमारे क्लब की रेगुलर मेंबर है। वह स्टाफ अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही अंजलि ने सार्कास्टिकली कहा, मैं भी एक रेगुलर मेंबर हूँ और मेरे पास इतना हक है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकल सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी के अभी 1 मिनट के अंदर इन्हें यहाँ से निकाले या फिर तुम भी यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर श्रेया ने सार्कास्टिकली मुंह बनाते हुए कहा, हम यहाँ आने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी फैमिली भले यहाँ की होस्ट हो सकती है लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुम्हें भरोसा है कि मैं अभी तुम्हारी डैड को कॉल कर सकती हूँ और कह सकती हूँ कि वह तुमसे डील करें? अंजलि बहुत अच्छे से जानती थी उसके डैड का गुस्सा जिसकी वजह से उसे तुरंत गुस्सा आ गया। शो ऑफ करना बंद करो। जब तुम इतनी कैपेबल हो कि तुम खुद होस्ट बन जाओ तब जाकर तुम्हें मुझको निकालने का हक है। तुम अभी भी अपने पिता के पैसे उड़ाने वाले और गॉसिप करने वाली एक अमीर परिवार की बिगड़ी हुई और बदतमीज बेटी हो और कुछ नहीं। श्रेया की यह बातें सुनकर आसपास के मेहमान हंसने लगे और अंजलि के दोस्त बेचैनी से उसके लिए कुछ बोलने का ट्राई कर रही थी।
अंजलि इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसके चेहरे का रंग बदल गया। जब अंजलि ने कहा कि तुम यहाँ आने की क्वालिफाइड नहीं हो, तो तुम लोग नहीं हो। अगर तुम लोग स्मार्ट हो तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे, वरना हम सिक्योरिटी से कहकर तुम्हें बाहर फिकवा देंगे। और तुम लोग एम्प्रेस हो गए। हाँ, बिल्कुल। तुमने हिम्मत कैसे की अंजलि को गुस्सा दिलाने की? ये तुम्हारा घर नहीं है और देसाई परिवार यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। गेट आउट। क्या इस तरह से आप लोग ट्रीट करते हैं मेहमानों को? पीछे से ठीक उसी वक्त एक बहुत ही डिग्निफाइड आवाज सबके कानों तक पहुंची। सब लोगों ने उस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उनके चेहरे के रंग बदल गए। स्टाफ मेंबर बहुत ही ज्यादा डर गया और उन्होंने तुरंत आगे जाकर रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया, मिस्टर सात्विक। सात्विक जी, इस देश में जो पावर थी वह सबकी रेस्पेक्ट के लायक थी। अनामिका की नजर भी सात्विक जी के ऊपर गई। वह उसे कुछ जाने पहचाने लग रहे थे, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उन्हें कहाँ देखा है। वह काफी यंग लग रहे थे और उनका एक मैच्योर और स्टेडी ऑरा था और एक स्ट्रांग पर्सनल चार्म था, जो काफी अट्रैक्टिव था। तो तुम्हारे क्लब को अब हमारे जैसे गेस्ट और मेहमानों की जरूरत नहीं है। जैसे ही सात्विक जी ने अपनी बात खत्म की, अंजलि ने तुरंत एक्सप्लेन करते हुए कहा, नहीं मिस्टर सात्विक, ऐसी बात नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही है। श्रेया और मैं। अंजलि। सात्विक की मीनिंगफुल नजरें उस पर पड़ी और उन्होंने कहा, एरोगेंट होने की भी हद होती है। अब अंजलि के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने कहा, मैं समझ गई मिस्टर सात्विक। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि सात्विक किसी के लिए खड़े होंगे। उनके फादर हमेशा सात्विक जी की तारीफ भी करते रहते थे, ये कहते हुए कि उनका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है और वह डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, इसलिए वह उनके सामने बदतमीजी नहीं कर सकती थी। उसने सिर्फ स्टाफ को सिग्नल दिया तो स्टाफ मेंबर ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, वी आर सॉरी मिस अनामिका, हमने आपको नेग्लेक्ट कर दिया, प्लीज इस तरीके से हमारे साथ चलिए। श्रेया ने पीछे मुड़कर सात्विक जी को थैंक यू कहा और अनामिका ने भी जाने से पहले उन्हें देखकर हाँ में सर हिलाया। लेकिन सात्विक जी ने बस अनामिका को नोटिस किया। जब वह पीछे मुड़ी, उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया कि यह वही लड़की है जिसे वह रेस्टोरेंट में मिले थे और जो बिल्कुल उनकी बहन की तरह दिखती है। मगर अनामिका को देखने के बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही अंजलि ने जल्दी आकर धीमी टोन में माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सात्विक सर, मैं बस श्रेया के साथ मजाक कर रही थी। मैं बस उसके साथ कुछ मजाक करना चाहती थी, वरना यूजुअली मैं क्लब के लोगों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करती हूँ। श्रेया का नाम सुनकर सर्टिफिकेट जी के दिमाग में अनामिका का चेहरा आया और उन्होंने कहा, उन्हें आज के बाद परेशान मत करना। क्या आप उन्हें जानते हो? अंजलि बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी श्रेया, जो हमेशा शांत रहती है, उसे कितने सारे कनेक्शन होंगे, यहाँ तक कि सात्विक जैसे बड़े इंसान भी उसके लिए खड़े होंगे। क्या तुम्हें वह वक्त याद है जब तुमने टेनेट्रम खड़ा किया था और तुम्हारे डैड ने पूरे 3 महीना के लिए तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दी थी? सात्विक सर, ये सब मेरे दोस्त हैं, आप ये बात अभी क्यों उठा रहे हैं? अंजलि का चेहरा एम्बारासमेंट की वजह से लाल हो गया था। अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हें अपने दुश्मन समझदारी से चुनने चाहिए। जी, मैं आपकी एडवाइस को याद रखेगी। जब सात्विक जी प्राइवेट रूम की तरफ गए तो डेनी उनका असिस्टेंट के पीछे पीछे आ रहा था। वह अपने आप को रोक नहीं पाया। सर, क्या आपने उस लड़की को नोटिस किया जो अभी अभी वहां से होकर गुजरी? वह काफी कुछ आपकी बहन की तरह दिखती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह साल पहले अस्पताल में लगी आग? मुझे भी शक है, सात्विक जी ने धीमी आवाज में एडमिट करते हुए कहा, मगर वह देसाई परिवार से है। अगर मैं वहां पर बच्चे मिक्स हो गए थे तो इतने सालों तक देसाई परिवार इस सीक्रेट को छुपा नहीं पाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि देसाई परिवार ने यह बात कभी नोटिस ही ना की हो? इन्वेस्टिगेट करो इस मामले को। समझ गया सर। और वही श्रेया और अनामिका स्टाफ मेंबर के साथ प्राइवेट रूम नंबर 911 में पहुंचे तो तुम्हारे और उस अंजलि के बीच में मामला क्या है? अनामिका ने कैजुअली पूछा। हम सेम स्कूल में थे और वह हमेशा दूसरों को कंपटीशन में हराने में मजा देखती थी और हम एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ कहीं पार्टी में जाते थे तो एक दूसरे से टकरा जाते थे और इसी बीच कुछ झगड़ा हो गए हैं। लगता है हम दोनों ने कुछ नए दुश्मन बनाए हैं। नहीं, वह मेरे दुश्मन होने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। श्रेया ने टाइम देखा और फिर अनामिका को देखते हुए बोली, ऑक्शन 20 मिनट में शुरू होगा, मुझे जाना होगा। उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था। ऑलराइट, रास्ते में केयरफुल रहना। चिंता मत करो, मैं बहुत ही ज्यादा ट्रैवल कर चुकी हूँ और दूसरी तरफ तुम उसे अंजलि से बचकर रहना। मैं नहीं चाहती कि वह तुम्हारे लिए कोई और प्रॉब्लम खड़ी करे। मुझे लगता है कि वह मिस्टर सात्विक से काफी डर गई थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी आगे। फिर भी बटर सेफ देन सॉरी। थोड़ी सी बातें करने के बाद श्रेया वहां से चली गई। रूम के अंदर अनामिका काउच पर बैठ गई और उसका एक बोस की तरह हो रहा था और उसने व्हाट्सएप पर देवांश को मैसेज भेजा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने किया तो अनामिका तुरंत अलर्ट हो गई और उसने पूछा, कौन है? मिस अनामिका, मैं हूँ। आई एम सॉरी, थोड़ी देर पहले इनकन्वीनियंस के लिए भी आपके लिए फ्रूट बास्केट और 2 रेड वाइन की बोतल लाया हूँ माफी के तौर पर। ये सुनकर अनामिका ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक स्टाफ मेंबर था तो वह साइड हट गई और उसे अंदर आने दिया। स्टाफ मेंबर ने कार्ट अंदर पुश किया और उन आइटम्स को टेबल पर रखने लगा और बोला, आई एम सॉरी मिस, थोड़ी देर पहले की खराब एक्सपीरियंस के लिए।
ये सब कुछ क्लब की तरफ से है। आई होप कि आप और मिस श्रेया आज के इंसिडेंट को माइंड नहीं करेंगे। ऑलराइट, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा। सारी चीजें वहां रखने के बाद वह स्टाफ मेंबर वहां से चला गया और वही अनामिका के सामने फ्रूट बास्केट रखा हुआ था और 2 बोतल वाइन और कुछ पेस्ट्रीज और लेमन वाटर भी। उसने अपने लिए एक लेमन वाटर ग्लास में निकला और उसे सूंघ ये पता करने के लिए कि उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है और फिर उसका एक शिप लिया। तभी अचानक उसे बालकनी से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई इंसान इसकी बालकनी में कचरा हो और हवा से पर्दे उड़ने लगे और वह इंसान उसके रूम के अंदर गया। अनामिका अपना मूव करने ही वाली थी, तभी उसने पहचान लिया कि जो इंसान उसके सामने खड़ा है यह मिस्टर सात्विक है, जिन्हें थोड़ी देर पहले उसने देखा था। वह बगल वाली बालकनी से किसी तरह भागे थे और उन्होंने अपने चोट लगे हुए हाथ को पकड़ा हुआ था। उनके व्हाइट शर्ट पर खून लगा हुआ था और 7 से 8 आदमी उनके पीछे आए थे। शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका यहाँ होगी, इस वजह से सात्विक के हैरान हो गए। उस लड़की ने मास्क नहीं पहना हुआ था और उसके एग्जैक्ट फीचर्स उनकी आंखों के सामने थे और वह बिल्कुल उनकी बहन की तरह दिखती थी और वही एक आदमियों का ग्रुप सात्विक जी के पीछे आया। अनामिका ने अपनी स्विफ्ट और फास्ट मूव से मदद करने के लिए आगे बढ़ी और ठीक उसी वक्त ऑप्शनल की एक साइड आवाज स्पीकर से सुनाई दी, नाइट सेट फर्स्ट कॉल 3 मिलियन मिस्टर मुरे की तरफ, जिसने अपना हथौड़ा पड़ा हुआ था और सेल को फाइनलाइज करने वाला था। लेकिन तभी 2 आदमियों ने अपने चाकू के साथ वार किया तो अनामिका ने उनके हाथ पैर किक किया और स्विफ्टली उन्हें जमीन पर गिरा दिया। नाइट शेड फॉर सेकंड कॉल 18 मिलियन। अनामिका की आंखें ये सुनते ही काउच पर रख बटन पर गई और जैसे ही वह उसे प्रेस करने वाली थी 2 और आदमियों ने उसकी तरफ चाकू चला दिया, जिसे उसे डोज करना था। नाइस सेट फॉर थर्ड कॉल फाइनल कॉल 3 मिलियन एंड सो चलिए करते हैं मिस्टर मूरे को जो उन्होंने सक्सेसफुली इस रेयर आइटम नाइट सेट को खरीद लिया, प्लीज तालियां बजाइए। उस कैमरा ने उस आदमी पर फोकस किया जिसने वह खरीदा था और वह मुस्कुरा रहा था स्पॉटलाइट में और वही ये देखकर अनामिका स्पीचलेस हो गई और अब उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें एंड माई मिस्टीरियस वाइफ का किसी बाई स्टोरी का एक्स्ट्रा एपिसोड चीटू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लाइन डिस्क्रिप्शन में है। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका वेदिका की दवाई की पदार्थ लेने के लिए दूसरे देश में पहुंचती है जहां मिस्टर सात्विक नाम के एक इंसान से उसकी मुलाकात होती है। अब आगे लड़ाई करने के चक्कर में अनामिका जिस पदार्थ को यहाँ लेने के लिए आई थी वह 3 मिलियन में किसी और ने खरीद दे लिया था और उस इंसान का चेहरा स्पॉटलाइट के अंदर मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर अनामिका स्पीचलेस हो गई। सात्विक जी उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन साफ देख सकते थे। क्या ये लड़की आज यहाँ पर नाइट सेट को खरीदने के लिए आई थी? अगला लॉट जल्दी ही इंट्रोड्यूस हो गया तो अनामिका ने तब तक 4 से 5 आदमी को ऑलरेडी हरा दिया था। सात्विक जी इस लड़की की एबिलिटी से काफी ज्यादा हैरान थे। ऐसा देखकर लग रहा था कि यह आदमी मुकाबले में उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। जब वह 3 से 4 आदमियों को रियलाइज हो गया कि यहाँ पर हो वह कुछ नहीं कर पाएंगे और रहेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए तुरंत वह लोग बालकनी से कूदकर भागने लगे। क्या तुम ठीक हो? सात्विक जी ने चिंता में पूछा तो अनामिका ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपको जहर दिया गया है। तुम्हारा मतलब है कि मेरी चोट में जहर है? सेंट, उस सेंट में भी शायद आपने ऐसा कुछ इनहेल किया है जिसकी वजह से आप कमजोर हो गए हैं। थोड़ी देर पहले इस इंसान ने बिना किसी मकसद के या फिर बिना किसी फायदे की उनकी मदद की थी, इसलिए अनाहिता ने अपनी दोनों पतली उंगलियां उनके पल्स पर रखी, जैसा कि मुझे शक था। और वही सात्विक जी को भी काफी कमजोरी फील हो रही थी और इसी वजह से छोटे छोटे गुंडों को उन्हें चोट पहुंचाने का मौका मिल गया। ठीक उसी मोमेंट पर दरवाजे बहुत तेजी से किसी ने की मारकर खोला और सामने चोट लगा हुआ डेनी और उसके बहुत सारे आदमी खड़े थे। आई एम सॉरी सर, मैं बेवकूफ था जो उनके डायवर्सन में फंस गया। थोड़ी देर पहले उसने बालकनी में कुछ शो शराब सुना तो जब वह वहां पहुंचा तो बहुत सारे मास्क वाले आदमी एक साथ उनके ऊपर अटैक करने के लगे तो तुरंत वह उनसे लड़ने लगा और उसने रूम के अंदर अपने बॉस को अकेला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसे यहाँ फंसाया गया है और वह अनामिका को देखकर वह हैरान हो गया। सामने खड़ी लड़की बिल्कुल उनकी बॉस की बहन की यंग एज की कॉपी लगती थी, लेकिन वह अभी ड्यूटी नहीं भूला और जमीन पर पड़े हुए 3 सीकर बेहोश हो गुंडों को फ्लो से उठाने लगा। एक सिंपल हाइपोनेटिक सेंट है, हवा में घूमने के लिए 2 घंटे पहले छोड़ना पड़ता है। आप लोगों को चेक करना चाहिए कि आपके रूम में 2 घंटे पहले कौन आया था, शायद उस इंसान ने आपको ये गैस सुगहने के लिए दी थी। इतना कहकर अनामिका ने एक छोटी सी बोतल अपने बैकपैक से निकली और एंटीडोट घाव पर छिड़क दिया। क्या कर रही हो तुम? डैनी थोड़ा सा टेंस हो गया। इस घाव में जहर है और यह एंटीडोट है। एंटीडोट छिड़कने के बाद अनामिका ने सात्विक जी के घाव को बैंडेज कर दिया और कहा, मुझे अपना हाथ दीजिए। ये सुनकर सात्विक जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ आगे कर दिया तो अनामिका ने उनके हाथ पर एक छोटी सी पिल रख दी। यह पिल आपके अंदर के जहर को खत्म कर देगी और आधे घंटे के अंदर सारी कमजोरी खत्म हो जाएगी। तुम डॉक्टर भी हो? सात्विक जी को अचानक से ये लड़की काफी यूनिक लग रही थी।
न सिर्फ उसका एक रिमार्केबल ऑरा है और काफी अच्छी फाइटिंग स्किल थी, बल्कि वह बीमार लोगों का ट्रीटमेंट करने में भी काफी अच्छी थी और हमेशा अपने साथ मेडिसिन रखती थी। अगर मैं इस मेडिसिन को नहीं लेता हूं तो क्या होगा मेरे साथ? सात्विक जी ने जेन्युइनली पूछा। आप तब तक कमजोर होते रहेंगे जब तक आप मर नहीं जाते। ये सुनकर डैनी शॉक हो गया, क्या नतीजा इतनी बुरे हो सकते थे? मेरा जख्म कितना जहरीला है? सात्विक जी ने आगे सवाल पूछा। अगर इसका टाइम पर इलाज नहीं किया जाए तो या तो यह आपकी जान लेगा या फिर आपके हाथ को काटना पड़ेगा, अनामिका ने कहा और अपना बैकपैक पर करके उसे शोल्डर पर रखा और फिर से बेसबॉल कैप और मास्क पहने और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे उस मिस्टर मुरे से नेगोशिएट करना था ताकि उस नाइट सेट खरीद सके। थैंक यू श्रेया। सात्विक जी ने उसे जाते हुए देखा तो उसे थैंक यू कहा, तो ये बात सुनकर अनामिका रुक गई। क्या वह गलती से उसे श्रेया समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी उसने इस बात को क्लियर नहीं किया और कहा कोई बात नहीं। उसे जाता हुआ देखकर डैनी ने पूछा, सर क्या हम उसे इसी तरह जाने देंगे? तो हम क्या कर सकते हैं? अनामिका ऑक्शन हॉल में पहुंची, उसे इन्फॉर्म किया गया कि मिस्टर मूरे ऑलरेडी नाइट सेट के पैसे देकर उसे लेकर चले गए हैं। नाइट सेट भी यह चली गई। क्या आपको पता है कि वह कहाँ गए हैं? आई एम सॉरी मिस, मगर हम अपने क्लाइंट्स के पते के बारे में किसी को नहीं बताते, स्टाफ मेंबर ने माफी मांगते हुए कहा। तो अनामिका ने ऑन द स्पॉट सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लिया और देखा कि मिस्टर मुरे एक ब्लैक कार में बैठे हैं जो एक फ्लोटिंग कैसिनो की तरफ जा रही है, जो अमीर लोगों का स्वर्ग माना जाता है। बहुत सारे चमकते हुए गोल्डन बिल्डिंग वाटर पर खड़े थे और बोट्स उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। खूबसूरत लड़कियां डेक के ऊपर नाच रही थी। अंदर अमीर लोगों का एक प्लेग्राउंड था जहां पर वह लोग पैसे खर्च करके थ्रिल एंजॉय कर सकते थे और उसके अलावा वहां पर लग्जरियस सोनास, अच्छे अच्छे बड़े रेस्टोरेंट और बहुत सारे स्वीट्स भी थे। अनामिका ने कसिनो की तरफ जाने के लिए टैक्सी सी बुक की और जब एड्रेस पर पहुंची तो एक स्टाफ मेंबर ने पॉलिटली उसे रोकता हुए कहा, आई एम सॉरी मिस, आप अंदर नहीं जा सकती। अनामिका की यूथफुल अपीयरेंस की वजह से और कपड़े नॉर्मल होने की वजह से स्टाफ मेंबर को लग रहा था कि वह भी यहाँ जाने के लायक नहीं है और उसने कहा, ये जगह बच्चों के लिए है। अनामिका एक बच्चे की तरह थी जिसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, बेसबॉल कैप पहनी हुई थी और उसके पीठ पर एक बैकपैक था। उसे देखकर एक स्टूडेंट समझा जा सकता था जो अभी अभी स्कूल खत्म करके बाहर निकली हो और घूमते घूमते गलत जगह पर आ गई हो। अनामिका ने उसे रोकता हुआ देखकर अपना फोन निकाला और उसे अपना बैंक बैलेंस दिखाया तो वह स्टाफ मेंबर हैरान हो गया और वह कितने जीरोज है ये काउंट कर पाता उससे पहले ही अनामिका उसके पास से होकर आगे बढ़ गई थी। मिस, आप गेम में कौन सा प्रेफरेंस रखती हैं? क्या आप चाहती है कि हम आपके लिए कोई कंपनियां ढूंढ दे? स्टाफ मेंबर ने तुरंत उसे आगे ले जाते हुए कहा। मेल और फीमेल कंपेनियन दो लाइंस में खड़े थे और मेहमान उन्हें चुने इस बात का इंतजार कर रहे थे। वहां के सारे आदमी बहुत ही ज्यादा है हैंडसम और लड़कियां बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी कपड़े में खड़ी थी। कुछ अमीर आदमी बहुत सारे खूबसूरत लड़कियों को लेकर जाते थे आप अपने गेम में और ज्यादातर यहाँ पर आदमी ही आते थे। इसलिए अनामिका को आते हुए देखकर उन आदमियों की आंखों में चमक आ गई और वह उसकी तरफ उम्मीद से देखने लगे। यूजुअली कुछ बुढ़ी औरतें आती है या फिर स्टेटस वाली यंग और खूबसूरत अनामिका जैसी लड़कियां यहाँ पर रेयर होती है। कोई जरूरत नहीं है, अनामिका ने कोई जवाब दिया। मिस्टर मुरे यूजुअली क्या खेलते हैं? वह सब कुछ खेलते हैं मगर वह हमेशा आखिर में डाइस टेबल के पास जाते हैं। स्टाफ मेंबर ने अनामिका को मैन एंड होल की तरफ ले जाते हुए पॉइंट करते हुए कहा, वह लेफ्ट वाले टेबल पर हमेशा खेलना पसंद करते हैं। एक हैंडसम भूरे बालों वाला आदमी जिसकी आंखें ब्लू थी वह एक टेबल पर बैठा हुआ था, जिसने अपने लेफ्ट हाथ में पोकर चिप्स पड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में एक लड़की को उसके खुश मूड को देखकर बताया जा सकता था कि उसने बहुत ही अच्छा अमाउंट जीता है और उसके आसपास भी कई सारे इसी तरह के आदमी थे और जो कुछ उसके पास बैठे थे और कुछ आसपास खड़े थे। अनामिका उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी। डीलर ने डाइस को रोल किया और जब वह लोग रुके तो बहुत सारे लोगों ने तुरंत अपने चिप्स टेबल पर रख दिए और कुछ लोगों ने ज्यादा पैसे दाव पर लगाया तो कुछ लोगों ने काम। मुरे ने थोड़ी देर पहले बहुत ही ज्यादा पैसे जीत लिए थे हाई बेट लगाकर और अपने बगल में बैठी हुई लड़की के कहने पर उसने 3 मिलियन के चिप्स वहां के मार्क में हाई करके रख दिए और जिस भीड़ हैरान हो गई। हे भगवान, इसमें इतनी हिम्मत है कि वह 3 मिलियन इसी तरह बेट पर लगा दे। अगर वह जीत गया तो वह आज करोड़ों रुपए के साथ घर जाएगा। कितना बड़ा खर्च करते हैं अमीर लोग। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट उसके इतने ज्यादा पैसे लगाने पर आ रहे थे और जो लड़की उसके बगल में बैठी हुई थी उसे काफी प्राउड फील हुआ और उसने उसके गाल पर किस भी कर दिया। तुमने गलत शर्त लगाई है। अचानक से अनामिका की आवाज सबको सुनाई दी तो मुरे ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ वह देखा और उसके बगल में बैठी हुई लड़की ने अनामिका को घिन भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा। कौन है ये यंग लड़की जो अचानक से यहाँ प्रकट हो गई है? क्या वह उसके बॉस का अटेंशन लेना चाहती है? ये सोचकर उस औरत ने मुरे के गले के आसपास अपने हाथ लपेट लिया और अनामिका की तरफ प्रोवोकिंग नजरों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो कि मिस्टर मुरे मेरे हैं और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकता। वहीं दूसरी तरफ मुरे ने इसने लड़की को सीरियसली नहीं लिया और उसने डीलर को डाइस का उल्टा करने के लिए कहा,
डाइस कप के नंबर को जब ऐड किया गया तो सिर्फ 5 निकला, जिससे मुरेर का चेहरा तुरंत खराब हो गया और उसके बगल में बैठी हुई लड़की को भरोसा नहीं हो रहा था। 3 मिलियन पलक झपकते ही वह लोग हार गए थे। उन चिप्स को दूर हटता हुआ देखकर उस लड़की को भी गुस्सा आ गया। अभी अभी मुरे ने उससे कहा था कि वह उसे जीतने के बाद 10% हिस्सा देगा। अगर उसे पता होता तो वह मुझे को सारे पैसे दाव पर लगाने के लिए फोर्स ही नहीं करती। अब उसे एक भी रुपया नहीं मिलने वाला था। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। वही मुरे जो हार गया था उसका भी मूड खराब हो गया और उसने बगल में बैठी हुई लड़की को धक्का दिया और वहां से जाने के लिए उठा। मिस्टर मुरे, वह लड़की तुरंत उसके पीछे गई और अपना हाथ उसके कमर के आसपास लपेटे हुए कहा, ये सब उस लड़की की गलती है, उसी की किस्मत खराब है जिसकी वजह से आप हार गए। मिस्टर मुरे, क्या हम बात कर सकते हैं? अनामिका ने अपने एक्सप्रेशन बिना चेंज किया उसे देखते हुए पूछा। तो मुरे के पैर रुक गए और फाइनली उसने अनामिका को प्रॉपर तरीके से देखा। आधी रात को उसने बेसबॉल कैप और फेस मास्क पहने हुआ है और एक बैकपैक लेकर घूम रही है। उसने सोचा, ये स्टूडेंट घर पर पढ़ाई करने की बजाय उसे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आए हैं? मैं जानती हूँ कि आप हारने की वजह से अपसेट है मिस्टर मुरे, मगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ वापस जीतने में। ये सुनते ही उस लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम मदद करोगी? मिस्टर मुरे, मुझे लगता है कि यह लड़की आपके पैसों के पीछे है और आपका अटेंशन चाहती है। 3 मिलियन हारने की वजह से मुरा का भी कोई इंटरेस्ट बचा नहीं था। तो अनामिका ने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं। मैं आपको 1 मिलियन दे सकती हूँ और आप जीतने के बाद मुझे वापस कर दीजिएगा। मुरे का ओरिजिनली यहाँ रहने का कोई मूड नहीं था, लेकिन उसकी बातें सुनते ही वह रुककर सोचने लगा, क्या उसे कोई पैसे देने के लिए तैयार है? क्या इससे बेहतर कोई डील होती है इस दुनिया में? क्या चाहिए तुम्हें? मुरे ने डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए पूछा। तो अनामिका ने भी फ्रेंकली जवाब दिया, मैं आपको 3 राउंड जीतने में मदद करूंगी और आप मुझे नाइट सेट दे देना। तो वह यहाँ नाइट सेट लेने आई है। मुरे ने एक डेविल स्माइल दी और अपने ऊपर के शर्ट के 2 बटन खोलते हुए और भी प्लेबॉय जैसे दिखने की नाटक करते हुए कहा, तो तुम यहाँ नाइट शेड के लिए आए हो? क्या तुम्हें उसकी कीमत पता है? ये सुनकर अनामिका ने कहा, आपने अभी अभी वह ऑप्शन से 3 मिलियन में खरीदा है। जिससे उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, ऑल राइट, तो चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। इतना कहने के बाद वह लोग उस टेबल पर आ गए जहां डीलर डाइस रोल कर रहा था। जब एक बार डाइस रुक गई तो किसी ने हाई पर बेट लगाया तो किसी ने लो पर। अनामिका ने चिप एक्सचेंज करने में परेशानी नहीं की, बल्कि उसने अपना फोन ओपन किया और बैंक अकाउंट बैलेंस में से सिर्फ $1 मिलियन निकले और उस फोन को हाई वाली साइड पर रख दिया और सबकी आंखें उसके ऊपर जम गई। कुछ तो उसके फोन स्क्रीन की तरफ देखने लगे। $1 मिलियन, वह अपनी पहली शर्त, इतनी ज्यादा रुपए को लग रही है। यंग लोग आजकल रिस्क को कुछ ज्यादा ही उठते हैं। वह डीलर को हाई टैक्स की आदत हो गई थी। कई लोग अपने घर के कागज, गाड़ी की चाबियां सब कुछ लगा चुके थे। यहाँ पर जब तक उसकी कीमत ज्यादा हो वह लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। उसने $1 मिलियन बेट पर लगाए थे और $2 मिलियन वह जीत चुकी है। अनामिका ने अपना फोन वापस पॉकेट में रखा और उन पैसों में से $1 मिलियन हाई वाली बेट पर फिर से लगा दिया। तो डीलर ने डाइस को फिर से उठाया और इस बार कप उठाया तो उसमें नंबर टोटल 13 था। तो अनामिका फिर से जीत गई और भी $2 मिलियन। और वही मुरे और उसके बगल में बैठी हुई औरत दोनों हैरान हो गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी अच्छी होगी। इसमें में तीसरे राउंड में जब लीडर ने डिस चेक कर दिया तो सब लोगों ने अपने अपने बेट लगाए और अनामिका ने $2 मिलियन को लो पर लगा दिया और इस बार टोटल नंबर 6 और अनामिका फिर से जीत गई। अब उसके $2 मिलियन $4 मिलियन में बदल गए थे। सब लोग अनामिका को हैरानी से देख रहे थे। अनामिका ने वह 4 मिलियन के चिप्स मुरे की तरफ बढ़ा दिया। मुरे हैरान हो गया और उसके बगल में बैठी हुई लड़की भी। 2 मिनट के अंदर ही इस लड़की ने $4 मिलियन जीत लिए। मुझे बस 3 राउंड जीतने में मदद करो, मुरे ने तुरंत रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आज बस 3 राउंड, अगर तुम जीत गई तो हम किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। ये सुनकर अनामिका को इरिटेशन होने लगी। वह समझ गई कि सामने वाला इंसान लालची हो गया है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।